नमस्कार दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजल या इकोनोमेट्रिक मेथड्स फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो हम फोरकास्टिंग की इन मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हम यदि ऐसा बोलें तो हमारे पास यदि साइक्लिक तरह का है या इस तरह का टाइम सीरीज़ में हम इस तरह की एनालिसिस जब होती है, मतलब इस तरह का वेरिएशन होगा तो हम टाइम सीरीज़ में की मेथड्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं। लेकिन यदि आपका कुछ ट्रेंड या जो डिमांड वेरिएशन है कुछ इस तरह का मिल रहा हो, इन दैट केस आप इन मेथड्स की तरफ आपको जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग लीनियर रिलेशनशिप मिलता है तब, इसलिए आप इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। नाउ वी कम्स टू इन दिस मेथड forecasted price to establish cause and effect relation between the demand of product and any other variable। मतलब आप सीधी सीधी बात करें तो आप कॉज और इफेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, कि इसकी वजह से ये चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ऑन विच डिमांड इज़ डिपेंडेंट, मतलब आपका जो डिमांड है वो क्या है, डिपेंडेंट है किसी पैरामीटर पे। अब वो डिपेंडेंट हो सकता है मान लो सीज़न पे, या हो सकता है कुछ ट्रेंड में चेंज आया हो, या कुछ भी वट एवर। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप सच दैट चेंज इन वन वेरिएबल बिकम यूजफुल टू प्रेडिक्ट द अदर। मतलब यदि मैं इनसे पहले वाली जितनी भी हमने मेथड्स पढ़ी टाइम सीरीज़ की, तो वो सब किसके लिए थी, आपका जो भी ट्रेंड वेरिएशन था वो साइक्लिक हो। इन दैट केस दिस मेथड्स आर यूजफुल, बट if the trend is like causal, then what we go for the this econometric analysis। ठीक है, मतलब इन मेथड्स की तरफ हमको जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, बड़ी सिंपल सी मेथड्स है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो आपके 10th के मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आर जो है वो कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आर फैक्टर है, जो कि आपको बताएगा कि आपका वैल्यू किस तरफ से बढ़ रहा है। ठीक है, वो कोफिशिएंट भी बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब यदि वो +1 या -1 है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब +1 है इट मीन्स वाई, मतलब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करें अपन। ठीक है ना, तो ये आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर है और ये आपका डिपेंडेंट पैरामीटर है। यदि मैं +1 की बात करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग कर रहा है किस तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब ये बढ़ रहा है। लेकिन यदि मैं R-1 की बात कर रहा हूँ तो ट्रेंड कैसा कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका y आएगा, मतलब डिपेंडेंट पैरामीटर, और ये आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर। इसी तरह से यदि बिल्कुल रैंडम है तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, R=0, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं पर भी है, तो उस केस में हम इसको 0 बोलेंगे। जैसे लेट से R की वैल्यू इसने यहाँ पर बोल दी कि 0.68 है, तो x यदि मेरा 100 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 68। ठीक है, और r की वैल्यू यदि -0.47 है तो ये दोनों ही क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x वैल्यू यदि 100 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आई, 47, बट इट इज़ इन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन टू वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम +1 टू -1। मतलब एकदम +1 हो गया, मतलब क्या, बिल्कुल ही डिपेंड करता है, ऐसा समझ लो। मतलब 100x आया तो y भी कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, और यदि -1 आया तो क्या, x यदि 100 है तो y भी कितना आएगा, -100, मतलब बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। ठीक है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि ये पैरामीटर एक दूसरे से कैसे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ बाय चेंज वन वेरिएबल बिकम हेल्पफुल टू प्रेडिक्ट चेंज इन अदर। तो यही तो अपन ने अभी पढ़ा, यही तो समझा अभी तक। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये बहुत बार एग्जाम में कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए आता है, बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो जो भी हमको टेबल्स गिवन होंगे उन टेबल्स की हेल्प से पहले हम एक्स बार और वाई बार निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स बार जैसे लेट से कि आपको आगे वाले क्वेश्चन में एक आएगा, तो यहाँ पर लेट से एक्स दिया है, वाई दिया है, अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इन x की वैल्यूज़ को मैं सम कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा समेशन ऑफ x। इन y की वैल्यूज़ को मैं सम कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा समेशन ऑफ y। तो x बार कैसे निकलेगा, x बार मतलब मीन निकालते आता है ना अपने को, तो क्या करते हैं अपन उसमें समेशन ऑफ x अपॉन n। इसी तरह से हम यदि बात करें y बार की तो क्या आता है, समेशन ऑफ y अपॉन n। ठीक है, तो ये x बार y बार वो वाला y बार है। ठीक है, मीन वाला। क्लियर है,
तो यहाँ पर ये जो निकला है r इक्वल टू क्या, ये हमारा कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो कैसे निकला, तो कुछ नहीं, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार किया, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या कर दिया मैंने, सम। इसी तरह से x माइनस एक्स बार किया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। इसी तरह से y माइनस वाई बार किया और उसका स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम इंटू एक्स वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर का सम, ठीक है। इन दोनों का इंटू करके उसके अंदर उसको रूट में लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक्स बार और वाई बार क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ इंडिकेट दिस, ठीक है, वही मीन या एवरेज वैल्यू है जो अपन निकालते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये फार्मूला आप अच्छे से समझ के लिख लें, क्योंकि ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th या 10th के मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दोनों का ही सम, ठीक है। पर क्या चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है, क्लियर है। इसी तरह से हम लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं। तो यदि मैं बोलता हूँ कि ये मेरा ट्रेंड या रिग्रेशन था, ठीक है, ये वाला कौन सा जो लीनियर है, ये वाला, ठीक है। अब ये क्या होगा कि कभी ये ट्रेंड हो सकता है पॉजिटिव जाए, हो सकता है कभी नेगेटिव जाए, कभी जीरो हो जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि मतलब जिसने इसने बनाया ऐसा ही होगा, ठीक है। पर इसको हम यदि लीनियरली रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो ट्रेंड या रिग्रेशन एनालिसिस को हम y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स से शो कर पाएँ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर भी वही है कि x मेरा इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, y मेरा डिपेंडेंट पैरामीटर है। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द लाइन ऑफ बेस्ट फिट बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ यूजुअली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर वेरिएबल। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। Relationship between the some independent variable x and dependent variable y represent on a not straight line, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम उसको शो कर पाए। तो कुछ नहीं, तो देखो y इक्वल्स टू, हमने बोल ही दिया कि हमारा y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, आपको पता होगा ना लाइन का इक्वेशन क्या होता था, y इक्वल्स टू mx प्लस c, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो x क्या है आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर a, और a बी जो है वो आपका क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। एम जो वहाँ स्लोप होता था ना, इसी तरह से यहाँ भी बी क्या है, स्लोप है। और ए क्या है आपका, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, कहाँ पर उस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, दैट ए। तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स आ गया, दैट इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको फॉर पीरियड n के लिए यदि निकालता हूँ, तो मान लो मैंने n पीरियड के लिए डेटा निकाल रहा हूँ, तो टेकिंग समेशन ऑफ बोथ द साइड, तो समेशन ऑफ y, तो a कितने पीरियड के लिए निकाल रहे अपन, n पीरियड के लिए, तो इसलिए a इंटू एन प्लस b समेशन ऑफ x, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब में x से इंटू कर दिया, तो सब में x से इंटू कर दिया, मतलब x इंटू वाई, a इंटू एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन क्या कर दो, समेशन ले लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई, a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x का स्क्वायर। अब a बाहर आएगा, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो इन तीनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर देखो मैंने क्या किया, उसमें जैसे आपको 2 इक्वेशन दिया हो, 2 अननोन हो, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो वहीं से मैंने क्या किए, 2 इक्वेशन थी, 2 अननोन थे मेरे a और b, तो यहाँ से मैंने b निकाल लिया, यहाँ से मैंने n निकाल लिया। अब यहाँ पर ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड बनाऊँगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा b के लिए, n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n समेशन x का होल स्क्वायर माइनस समेशन x का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो समेशन x का स्क्वायर अलग बात है और समेशन x का होल स्क्वायर अलग बात है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमको लेट्स से कि आपको कोई टेबल दिया होगा कि ये आपका x है, ये आपका y है ना। तो इस x है और y की हेल्प से, मतलब ये आपका x है, ये y है, तो यहाँ पर ये जो x दिया है ना, इस x का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, अगली वाले टेबल में आपको इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर लेंगे और इसका सम करेंगे, वो वाला स्क्वायर है ये, ठीक है। अब
ये समेशन एक्स कौन सा है, ये वाला समेशन एक्स, ठीक है, और ये समेशन एक्स आके ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से ए निकाल लेंगे आप, ए क्या निकलेगा, समेशन ऑफ वाई माइनस बी समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। यहाँ से ए और बी की वैल्यू को उठाकर इस ट्रेंड वाली लाइन में पुट कर देंगे, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ से आपको किसका, वाई का वैल्यू मिल जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा तरह से सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी कम्स टू द लीस्ट स्क्वायर मेथड। मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड में जो हमारे प्रीवियस अभी वाले फॉर्मूले जो है ना रिग्रेशन एनालिसिस वाले, उन सारे फॉर्मूले में समेशन एक्स इक्वल टू क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, तो हमको और इजी हो जाएगा सॉल्व करना, कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपने जब स्टैटिक्स पढ़ा था 10th का, तब आपने किया था। देखो याद करने की कोशिश करना जब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर एंड यूनिफॉर्म एंड इज सच अ फॉर्म दैट इज कैन बी मॉडिफाइड टू मेक समेशन एक्स इक्वल टू जीरो, देन कैलकुलेशन बिकम वेरी सिंपल एंड मेथड इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखते हैं, देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। तो जो पुराना अपना फॉर्मूला था ना, ये वाला कौन सा बी का फॉर्मूला है, ये रहा। तो इस b के फॉर्मूले में और इस a के फॉर्मूले में दोनों जगह समेशन x की जगह जीरो पुट कर दो, तो हमारी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, इधर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, इधर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो उसी को मॉडिफाइड फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और समय a इक्वल टू समेशन वाई बाय एन स्क्वायर एम एन, ठीक है। अब यदि n आपका ऑड हो तो बीच वाली वैल्यू को पकड़ लेंगे आप। मान लो कि आपका ईयर था या आपकी कुछ सैलरी हो सकता है यहाँ पे गिवन होती वाई, तो x की वैल्यू मतलब जैसे कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बीच वाली 2011 को मैंने क्या मान लिया, मेरा मीन, कि भैया मतलब x माइनस ए मानते थे ना वहाँ पर, इस तरह का अपन एक फॉर्मूला लिखते थे x माइनस ए। तो यहाँ पर a वाली वैल्यू कौन सी हो गई, ये जो मीन वाली बीच वाली वैल्यू होगी वो। तो 2011 मेरे लिए बिल्कुल x क्या हो गया, जीरो, मतलब 2011 में से 2011 को माइनस कर रहा हूँ, तो a मेरा 2011 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो 2009 में से 2011 गया तो कितना है, माइनस का 2, 2010 में से 2011 गया तो कितना है, माइनस का 1, 2012 में से 2011 गया, 2013 में से 2012 गया, ठीक है। तो इसी तरह से यदि आपका n इवन हो, n इवन हो तो उस केस में क्या, आप 2000 देखो 3 ऊपर छोड़ना है 3 नीचे छोड़ना है। अब यहाँ पर आपके लिए जीरो नहीं आएगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू मान लो, ठीक है। मान लो 2010 और 2011 की बात हो रही है, ठीक है। तो आप 2010 ना मानते हैं 2010.5 मान लो, ठीक है। तो जब आप ऊपर जाओगे तो 2010 माइनस 2010.5, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5, इसी तरह से माइनस का 1.5, इसी तरह से माइनस का 2.5। नीचे आएंगे तो 2011 माइनस 2010.5, मतलब 2010.5 2010.5, ठीक है। तो 2011 में से 2010.5 भी आएगा तो कितना आएगा, प्लस का 0.5, इसी तरह से प्लस का 1.5, इसी तरह से प्लस का 2.5। फिर ये आ जाएगा, तो इसके बाद एक्स स्क्वायर निकाल लो यदि आपको ज़रूरत है तो, और नहीं ज़रूरत है तो क्या करो, अब यहाँ पर इसी को इसने चेंज करके लिखा है, तो आप ये चेंज भी मत करो, ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने की, और एक स्टेप क्यों बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से सीधा क्या निकाल लो, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से समेशन ऑफ ये सबको सम करके आपका क्या निकल जाएगा, समेशन एक्स, मतलब तो जीरो ही आ गया। इसी तरह से यहाँ से समेशन वाई निकल जाएगा, समेशन एक्स समेशन वाई, इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा और बी मिल जाएगा। तो इससे हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन को, और इस टॉपिक को ही फिनिश करने की कोशिश करते हैं। अ कार मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रिसेंटली हैड रोड साइड कार exhibition of new model and of model of car to the number of sales exhibition, number of cars booked is given below, fit on the linear regression equation। मतलब हमने एग्जीबिशन लगाया, वहाँ पर जाके उनकी बुकिंग हो गई, ठीक है। तो वो जो कर्व मुझे मिल रहा है, मतलब कर्व इन द सेंस कि मुझे जो जितने नंबर ऑफ कार एग्जीबिशन के स्टॉल लगाए उसके रिस्पेक्ट में कार की सेलिंग या उसका नंबर ऑफ कार के बुक के रजिस्ट्रेशन उसी सीक्वेंस में मिले, लीनियर रिलेशनशिप मिला। एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ कार बुक्ड इफ़ 10 सेल्समैन एम्प्लॉयड इन एग्जीबिशन, मतलब 10 सेल्समैन यदि लगे हुए थे तो कितने नंबर ऑफ कार सेल होगी या बुक होगी। तो मैं इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड है। आप इसी को कोशिश करिएगा कि आप
जो दूसरे दो मेथड हैं, ठीक है। कौन से दो मेथड हैं? एक है हमारा लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, उसी से हमने लीस्ट स्क्वायर बनाया, ठीक है। और दूसरा इससे सबसे पहला जो मेथड है, वो सबसे पहला मेथड क्या है हमारा? कॉजल या इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसको हमने क्या बोला? कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है। तो कोरिलेशन एनालिसिस से भी इसको सॉल्व करिएगा, इसके बाद इसको लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस से भी सॉल्व करिएगा। मैंने यहाँ पर केवल लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो करते हैं। नंबर ऑफ कार्स बुक्ड, तो 132 160 ये सारे मेरा क्या हो गए? वाई हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्समैन ये क्या हो गए? मेरे एक्स हो गए, ठीक है। तो ये एक्स कायदे से आगे आना चाहिए, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसका मैंने क्या कर दिया? एक्स स्क्वायर निकाल लिया। तो ये मेरा 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर अगेन 64, 9 का स्क्वायर 21, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह सबके स्क्वायर निकाल लिए और एक्स और वाई का इंटू कर दिया, मतलब 132 इंटू 5, तो ये आ गया मेरा 660, 160 इंटू 8 तो 1280। इसी तरह से 148 इंटू 6 तो 888, 156 इंटू 8 तो 1248। ये आ गया मेरा सारी वैल्यूज़। तो यहाँ से मैं सारी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो समेशन वाई आ गया मेरा, इसी तरह से समेशन एक्स आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन एक्स वाई आ गया। अब मैं इसको लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस से कर रहा हूँ। तो मेरा फार्मूला क्या था? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, समेशन y इक्वल टू ए एन या एन ए लिखो आप, एन ए प्लस बी समेशन एक्स। सारी जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़? ये वाली सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ उठा के यहाँ से, मतलब जो जो लग रही हैं उनको उठा के यहाँ रख दो। समेशन वाई कितना है? 1400। एन कितने हैं? तो एन टोटल गिन लो, 10 है, तो 10 इंटू ए प्लस बी तो कुछ नहीं, समेशन एक्स कितना है? 60। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 60 बी। तो फार्मूला मतलब ये मेरा इक्वेशन बन गया, दैट इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अपने को जिससे ए और बी मिलेगा वही निकालना है, उसको इक्वेशन दो, ठीक है ना। सबको इक्वेशन देने का कोई मतलब नहीं है। फिर अगला इक्वेशन था समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स का स्क्वायर। समेशन एक्स वाई कितना आया था? 8760। तो यहाँ पे पुट कर दिया 8760। ए कितना था मेरा? नहीं पता, वो निकालना है अपने को। समेशन एक्स कितना है? 60, ठीक है ना, ये रहा 60। तो इस 60 को उठा के वहाँ पुट कर दो। इसी तरह से बी समेशन एक्स का स्क्वायर कितना है? 392। तो ये वैल्यूज़ उठा के मैंने क्या कर दी? यहाँ पुट कर दी। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो तो यहाँ से क्या मिलेगा? ए और बी का वैल्यू। तो यहाँ से y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो फार्मूला था उसमें पुट कर दिया। अब x कितना पूछा क्वेश्चन में? 10। यदि मैं सेल्स में लगाऊं तो y कितना मिलेगा? मतलब कितने नंबर ऑफ कार के रजिस्ट्रेशन होंगे, ये बोला है, ठीक है। तो ये y निकाल लिया। समझ आया आपको? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। इसी तरह से द सेल्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज गिवन बिलो द फोरकास्ट डिमांड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। या यहाँ पे इसने बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया किससे करना है? लीस्ट स्क्वायर मेथड से। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं हम? जो भी हमारा एक कोई मीड का वैल्यू है उसको, वो हमारे लिए रेफरेंस हो जाता है। चलो तो पहले टेबल को समझते हैं। टेबल कहाँ तक दिया भैया? देखो 2014 और इधर शुरुआत हो रही है 2005 से। गिन लो नंबर कितने हैं भैया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 यदि हो गया तो अपने लिए ऑड वैल्यू है। तो हम किसी एक को क्या कर लेंगे? 0 मान लेंगे। 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इसके बीच में कहीं पर भी एक वैल्यू को क्या कर लेंगे? मान लो कि 2008। यहाँ पर भी आप चाहो तो इस जैसा इसने सॉल्व किया ऐसा भी कर सकते हो, पर मैं ऐसा ना करके आप इसको समेशन एक्स, क्योंकि आपको 0 बनाना है, तो आप इसके बीच में वैल्यू मान लो। बीच में मान लो से मतलब है कि 2008.5 ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। ताकि क्या होगा कि सारे आपको समेशन एक्स क्या मिल जाए? 0 ही मिल जाए, ठीक है। तो क्योंकि अभी इस केस में आपको समेशन एक्स जब देख रहे होंगे तो समेशन एक्स, अच्छा 0 आ रहा है, ठीक है। तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, यदि 0 आ रहा है तो कोई इशू ही नहीं फिर, ठीक है। चलिए तो भैया कुछ नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ एक वैल्यू को मैंने यहाँ पे
इस वाली वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर देखो, तो यहाँ से ऊपर क्या आ रहा है 2000, जैसे मान लो मैंने 2000 क्या माना, 9 के बाद 10 आ गया, ठीक है। तो 2010 मेरा रेफरेंस यदि मान लिया, नहीं गड़बड़ किया है इसने, ठीक है। तो आप 2009.5 को मानो, तो 2009.5 में से गया ये, तो क्या आ जाएगा माइनस का 0.5, इसी तरह से प्लस का 1.5, इस तरह से निकलेगा, ठीक है ना। तो करके देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर इसने जो किया है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करना अभी मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको बस इस तरह से करना है कि आपका ये जो समीशन x है वो क्या आ जाए 0, ठीक है। तो समीशन x0, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर आ गया, इसी तरह समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद समीशन एक्स वाई निकाल लो। तो इन सब की वैल्यू उठा के हमारे जो फार्मूले थे उन फार्मूले में रख दो। b इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ए इक्वल टू समीशन वाई अपॉन एन। अब इसमें एक क्या चीज़ है कि यहाँ पर आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, मतलब आपको जो भी ए और बी के फार्मूले थे उसमें आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आप वहाँ से फटाक से क्या कर देंगे, एक्स को 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये समेशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई अपॉन एन, तो ए और बी मिल गया। तो ए और बी की वैल्यू उठा के कहाँ कर दो, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया तो फिर आपको क्या करना है, मान लो आपको x इक्वल टू 11 के लिए निकालना है, मतलब 2014 के लिए निकालना है तो इतना आ जाएगा, और x इक्वल टू 12 मतलब 2015 के लिए निकालना है तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम तो आई कैन सॉल्व इट सेपरेटली, ठीक है, कि इसको सॉल्व करेंगे अपन सेपरेटली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपना फोरकास्टिंग फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइन बैलेंसिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा वीडियोस समझ में आ रहे होंगे, और यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन मेल मी, कॉन्टेक्ट मी, वट एवर, ठीक है। जैसा भी आपको जो लग रहा हो करिएगा मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।